नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी पावर सिस्टम और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्लेलिस्ट में आज समझते हैं ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट्स में कुछ इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन क्वेश्चन और जानते हैं कंडक्टर कॉस्ट में कंपैरिजन अलग अलग ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम्स के लिए किस प्रकार किए जाते हैं और हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए वर्किंग वोल्टेज की चॉइस किन कारणों से प्रभावित होती है। तो शुरू करते हैं कुछ ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एक 3 फेज पावर सिस्टम में रेटेड वोल्टेज क्या है? तो हम जो रेटिंग्स में 3 फेज सिस्टम के लिए सबसे कम 415 वोल्ट या बाद में 11 केवी 33 केवी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या सेकेंडरी ट्रांसमिशन का 132 केवी या प्राइमरी ट्रांसमिशन का 220 400 या 765 केवी, ये जो वोल्टेज रेटिंग्स बताते हैं ये हमारी दो लाइनों के बीच में लाइन टू लाइन वोल्टेज का आरएमएस मान है। यहाँ ऑप्शन सी राइट चॉइस हो गया है। ध्यान रहे कि एक पिन इंसुलेटर जो यहाँ यूज हुआ है या हायर वोल्टेज पे हम सस्पेंडेड इंसुलेटर यूज करते हैं तो वो ग्राउंड और लाइन के बीच में जो वोल्टेज विथस्टैंड करते हैं वो फेज वोल्टेज है। एक 11 केवी की जो 3 वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा है उसमें लाइन वोल्टेज अगर आरएमएस 11000 वोल्ट का मैग्नीट्यूड रख रही है तो फेज वोल्टेज इसकी 1/√3 केवल 6358 वोल्ट होगी। यानी ये जो पिन इंसुलेटर है जो 11 केवी के 3 फेज 3 वायर सिस्टम में हम यूज कर रहे हैं कंडक्टर और पोल के स्ट्रक्चर के बीच में इंसुलेशन के लिए, उन्हें 6358 वोल्ट विथस्टैंड करनी है। पावर सिस्टम में सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में पावर ट्रांसमिशन की लाइन के दो रूप हैं। एक को हम फीडर कहते हैं, जैसे यहाँ कुछ रेडियल फीडर्स दिखाए हुए हैं, ये एक रिंग की शेप भी ले सकते हैं, और एक दूसरा ट्रांसमिशन सेक्शन को हम डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं जिससे लोड की टेपिंग्स होती हैं और डिस्ट्रीब्यूशन के पूरी लेंथ पे करंट का मैग्नीट्यूड जो शुरू में ज्यादा है, जैसे जैसे लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आगे जाते हुए करंट कम हो जाता है। इनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पूछा गया है कि फीडर की डिजाइन में कौन सा पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक फीडर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में अंतिम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर को फीड करने के काम आता है और इसकी पूरी लेंथ पे करंट का मैग्नीट्यूड एक समान रहता है। इस फीडर के कंडक्टर की क्रॉस सेक्शन डिजाइन करंट कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से की जाती है। इनकी डिजाइन में वोल्टेज ड्रॉप इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम वो ट्रांसफॉर्मर के टर्न से आगे डिसाइड कर सकते हैं। तो फीडर का कंडक्टर अपनी मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी के साथ गर्म होके डैमेज ना हो, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ वोल्टेज ड्रॉप की कैलकुलेशन महत्वपूर्ण नहीं है, तो हमारे इस ऑप्शन में ऑप्शन 2 गलत है और ऑप्शन ए राइट चॉइस हो गई है। डिस्ट्रीब्यूटर की पूरी लेंथ में करंट का मैग्नीट्यूड फीडर की भांति एक समान नहीं रहता, वो जैसे जैसे लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एंड पोजीशंस पे कम होता जाता है। एक डिस्ट्रीब्यूटर को कंज्यूमर लोड को सप्लाई करना है और लोड की ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के लिए वोल्टेज का वेरिएशन 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम एक डिस्ट्रीब्यूशन के कंडक्टर की क्रॉस सेक्शन डिजाइन को उसमें होने वाली वोल्टेज ड्रॉप के अनुसार करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर की डिजाइन वोल्टेज ड्रॉप के हिसाब से होती है। यहाँ टेम्परेचर राइज की कैलकुलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है उसके लिए एक और प्रश्न करते हैं। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर की वोल्टेज को n टाइम्स बढ़ा देते हैं और हमें पता है डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो वोल्टेज ड्रॉप के लिए डिजाइन किए जाते हैं, तो सेम वोल्टेज ड्रॉप करने के लिए हमें कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन किस तरह से बदलेगा ये समझना है। तो हमें पता है पावर वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होता है। अगर वोल्टेज को n टाइम्स कर दिया है तो सर्किट का करंट 1nth रह जाएगा, 1/n हो जाएगा। जो वोल्टेज ड्रॉप है वो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है। अगर नई स्थिति में करंट 1/n भाग हो गया है तो हम सेम वोल्टेज ड्रॉप बनाने के लिए रेजिस्टेंस को n टाइम्स भी अलाउ कर सकते हैं, और कंडक्टर का अगर रेजिस्टेंस n गुना बढ़ाया जा सकता है तो हम एरिया को 1n कर सकते हैं। तो हम यहाँ ऑप्शन ए पढ़िएगा, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया को n टाइम्स घटा सकते हैं, पुराने एरिया से 1nth कर सकते हैं। यहाँ ऑप्शन ए राइट चॉइस हो गया, बाकी सब गलत ऑप्शन है। अगर पिछला प्रश्न एक फीडर के लिए होता और एक फीडर की ट्रांसमिशन वोल्टेज को n टाइम्स ज्यादा कर दिया गया है तो सेम टेम्परेचर राइज के लिए उसके कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन कैसा होगा। तो हमें पता है कि अगर हम वोल्टेज को n टाइम्स कर देंगे तो सेम पावर ट्रांसफर के लिए करंट 1nth रह जाएगा, और एक फीडर में करंट कैरिंग कैपेसिटी टेम्परेचर राइज के अनुसार लॉसेस से डिसाइड होती है, और अगर करंट 1nth रह गया है और लॉस अगर सेम मेंटेन रखना है तो हम रेजिस्टेंस को n² टाइम्स कर सकते हैं, और ऐसी स्थिति में हम कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन को यहाँ ऑप्शन सी समझिएगा 1/n² करके रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ ऑप्शन सी राइट चॉइस हो गया है। तो ध्यान रहे एक डिस्ट्रीब्यूटर की डिजाइन वोल्टेज ड्रॉप के अनुसार करंट कैरिंग कैपेसिटी की कैलकुलेशन या क्रॉस सेक्शन एरिया की कैलकुलेशन करती है, और फीडर में यही टेम्परेचर राइज
साइज या लॉसेस से कंडक्टर क्रॉस सेक्शन की डिजाइन होती है। अलग अलग पावर सिस्टम्स के लिए किसी गिवन पावर को स्पेसिफाइड लेंथ के लिए स्पेसिफाइड एफिशिएंसी या लॉसेस के साथ ट्रांसफर करने के लिए कंडक्टर का क्या वॉल्यूम लगेगा, उन कैलकुलेशन पर आधारित परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। जैसे हमें कहा गया है कि हमें पी पावर एक ओवरहेड सिस्टम में जिसके इंसुलेटर मैक्सिमम वोल्टेज Vm विथस्टैंड कर सकते हैं, उसके साथ L लेंथ पे W लॉसेस के साथ ट्रांसफर करनी हो तो कंडक्टर का वॉल्यूम DC 2 वायर सिस्टम जिसमें एक एंड ग्राउंडेड है उसके लिए कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है कि पावर का फॉर्मूला VI है, तो हमारा जो लाइन करंट है वो हो गया P/Vm, जहां Vm इंसुलेटर के द्वारा मैक्सिमम विथस्टैंड करने वाली वोल्टेज हो गई है। कंडक्टर के रेजिस्टेंस को हम लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ कंडक्टर की रेजिस्टिविटी रो के साथ यहाँ PD हाईलाइट में प्रदर्शित की हुई है। तो इस करंट के साथ अगर एक लाइन की L लेंथ का रेजिस्टेंस R और यहाँ 2 L लेंथ की लाइन हो तो टोटल लॉसेज हमारे लाइन में होंगे W, उसका रिलेशन पावर और वोल्टेज के साथ ये हो गया है। इस गिवन पावर लॉसेस के लिए जो DC 2 वायर सिस्टम में हमें कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन चाहिएगा वो हो गया, ये A1 इधर आ जाएगा, W दूसरी तरफ आ जाएगा, 2P² रो रेजिस्टिविटी L W लॉसेस और मैक्सिमम वोल्टेज जो इंसुलेटर विथस्टैंड कर रहा है Vm उसका स्क्वायर। यहाँ 2 कंडक्टर है L लेंथ के, तो हमारा वॉल्यूम हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ एक कंडक्टर का, दोनों कंडक्टर का हो गया 2A1L, ये हमारा टोटल वॉल्यूम रिक्वायर्ड हो गया। हम यहाँ किसी गिवन पावर लेंथ के लिए जो स्पेसिफाइड लॉसेस W के साथ कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन आया उसे अगर हम लिखते हैं तो ये L यहाँ स्क्वायर में आ गया है। हम एक DC 2 वायर जिसका एक एंड ग्राउंडेड है उसके लिए वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड को याद कर सकते हैं और ये हो गया है 4P² रो L² W Vm²। और आप समझ सकते हैं कि पावर टू बी ट्रांसमिटेड P को अगर डबल करते हैं तो हमारा वॉल्यूम उसके स्क्वायर प्रोपोर्शनल 4 गुना बढ़ाना होगा, क्योंकि हमारा डबल पावर पे करंट डबल हो जाएगा और वही लॉसेज मेंटेन करने के लिए, क्योंकि लॉस I²R होते हैं, करंट डबल हो गया है तो रेजिस्टेंस को 1/4 करने के लिए हमें क्रॉस सेक्शन एरिया 4 गुना करना होगा। अगर हम ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ को डबल करते हैं तब भी हमारा जो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल है वो स्क्वायर प्रोपोर्शनल 4 गुना चाहिएगा। और इसे हम समझ सकते हैं दुगनी लेंथ की जो हमारी लाइन है उसका अगर क्रॉस सेक्शन वही रहता तो रेजिस्टेंस दुगना हो जाता, तो लॉसेज दुगने हो जाते। लॉसेज को वही मेंटेन करने के लिए हमें रेजिस्टेंस वही रखना है, तो अगर लेंथ डबल हुई है तो हमें एरिया भी डबल करना पड़ेगा। और वॉल्यूम एरिया और लेंथ का प्रोडक्ट से आता है, तो लेंथ डबल है एरिया भी हमारा डबल है, तो हमारा वॉल्यूम 4 गुना हो गया है। अगर हम सप्लाई वोल्टेज बढ़ाते हैं तो ये इनवर्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। अगर दुगनी वोल्टेज करेंगे तो वॉल्यूम 1/4 रह जाएगा, और वो समझ सकते हैं दुगनी वोल्टेज पे करंट आधा रह जाएगा और लॉसेज I²R सेम रखने हो मान लो, तो हम क्योंकि करंट आधा हो गया उसका स्क्वायर 1/4 हो गया है, तो रेजिस्टेंस 4 गुना भी चलेगा, तो हम वॉल्यूम क्रॉस सेक्शन को 1/4 कर सकते हैं। तो आप सारी प्रोपोर्शनलिटी समझ सकते हैं। कुछ प्रश्नों को करते हैं तो चीजें और समझ में आएगी। एक ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पावर को एक सर्टेन लेंथ पे फिक्स्ड पावर लॉसेस के साथ अगर ट्रांसमिट करना हो तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर की प्रोपोर्शनलिटी क्या होगी। तो अभी हमने जाना कि एक DC 2 वायर विद 1 पॉइंट अर्थ सिस्टम के लिए जब वो P पावर को L लेंथ पे मैक्सिमम वोल्टेज Vm के साथ W लॉसेस के ट्रांसमिट करता है तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ये रिलेशन रखता है। अगर यही कॉन्फ़िगरेशन एक AC सिस्टम होता 2 वायर विथ 1 एंड ग्राउंडेड, तो AC में पीक वोल्टेज जो इंसुलेटर रहता वो तो Vm वही रहती, RMS वोल्टेज इसके 1/√2 हो जाती, तो हमारे RMS और पीक के रिलेशन से यहाँ 4 की बजाय डबल फैक्टर 8 हो गया है। और एक AC सिस्टम में पावर फैक्टर भी पावर के साथ करंट के रिलेशनशिप को इनवर्सली डिफाइन करता है, तो वो भी यहाँ एक इनवर्स स्क्वायर रिलेशन बनाएगा। लेकिन आप देखिए कि दोनों में जो पावर लेंथ वोल्टेज और लॉसेस की रिलेशनशिप है वॉल्यूम के साथ वो सेम है, तो यहाँ बी ऑप्शन पढ़िएगा। जो हमारा वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर है वो वोल्टेज जिस पे हम ट्रांसमिट कर रहे हैं उसके इनवर्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल है, और वो पावर फैक्टर के भी स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल पावर ट्रांसमिटेड के स्क्वायर प्रोपोर्शनल है, वो लेंथ के भी स्क्वायर प्रोपोर्शनल है। ये भी राइट ऑप्शन हो सकते थे, यहाँ बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन बी पावर ट्रांसमिशन के लिए जो कंडक्टर वॉल्यूम है वो वोल्टेज के इनवर्स स्क्वायर और पावर फैक्टर के भी इनवर्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल है। सभी प्रकार के ओवरहेड पावर ट्रांसमिशन में जो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल की रिक्वायरमेंट है उसमें कंपैरिजन समझने के लिए हमने DC 2 वायर सिस्टम विथ 1 पॉइंट अर्थ को रेफरेंस बनाया था, और इस कंपैरिजन को तेजी से समझने के लिए हमने किसी भी गिवन पावर के लिए जो स्पेसिफाइड लेंथ है और स्पेसिफाइड लॉसेज है उसके लिए कंडक्टर वॉल्यूम की कैलकुलेशंस करते
समय सबसे पहले सर्किट का करंट निकाला, क्योंकि सर्किट में रेजिस्टेंस का रिलेशन ये है, तो जो दो लाइनों में जो लॉसेज होंगे जो स्पेसिफाइड हैं W, वो 2I² R में I की वैल्यू और R की वैल्यू अगर हमने रखी और फिक्स W, फिक्स पावर, फिक्स लेंथ के लिए किसी मैक्सिमम वोल्टेज की कंडीशंस में कंडक्टर क्रॉस सेक्शन आ गया था और कंडक्टर क्रॉस सेक्शन को लेंथ से मल्टीप्लाई किया और दोनों लाइन का वॉल्यूम जब हमने कैलकुलेट किया तो ये जो रेफरेंस फिगर आया है DC 2 वायर विथ 1 अर्थ के लिए, उसे याद कर लिया हमने और हमने जाना कि एक मल्टीप्लायर 4 है, पावर टू बी ट्रांसमिटेड के ये डायरेक्ट स्क्वायर प्रोपोर्शनल है, लेंथ के भी ये डायरेक्ट स्क्वायर प्रोपोर्शनल है, जबकि लॉसेस के ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है और जो मैक्सिमम वोल्टेज इंसुलेटर विथस्टैंड कर सकते हैं उसके इनवर्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल है। और हम इस फिगर को याद कर सकते हैं और इसे हमने रेफरेंस के लिए अगर K बना दिया है तो जरा दूसरे सिस्टम से कंपैरिजन करते हैं। ये हमारा सबसे एफिशिएंट पावर ट्रांसमिशन सिस्टम है DC 2 वायर, लेकिन हमने मिड पॉइंट को यहाँ अर्थ किया हुआ है, तो ये प्लस VM और ये माइनस VM हमारे इंसुलेटर की कैपेसिटी के अनुसार लाइन की वोल्टेज हो गई। तो दोनों लाइनों के बीच में वोल्टेज अगर 2 VM है तो हमारा करंट पुराने सिस्टम से आधा हो गया है। लॉसेज W 2I² R, दो लाइनों में अगर हम देखें I की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करें, रेजिस्टेंस को रो L बाई एरिया लिखें तो एक स्पेसिफाइड लॉसेस के लिए हम कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन निकाल सकते हैं। और हमने देखा कि हमारा जो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन है इस मिड अर्थिंग के सिस्टम में वो 1 एंड अर्थिंग से 1/4 रह गया है। वॉल्यूम उसी हिसाब से जब हमने कैलकुलेशंस की है तो वो पुराने वॉल्यूम का 1/4 आ गया है। तो यहाँ हमारा मल्टीप्लायर 4 नहीं है, बाकी प्रोपोर्शनलिटी फिगर वही है, P² रो L² न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी के लिए लॉसेज सीधे और मैक्सिमम वोल्टेज स्क्वायर इनवर्स रिलेशन में है। अगर यही सिस्टम DC 2 वायर की बजाय 3 वायर होता मिड अर्थिंग के साथ तो दोनों सर्किट में जो इम्बैलेंस है वो करंट यहाँ फ्लो होता। आमतौर पे इम्बैलेंस कम होता है तो हम इस मिड कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन बाकी दोनों से आधा रखते हैं, तो इसकी तुलना में करंट और दूसरी फिगर तो सेम रहेंगे, कंडक्टर के नंबर 2.5 गुना हो गए हैं। यानी इसमें और इसमें जो रेशो है 4:5 है, तो हम इस रेशो में 4 का डिवीजन करके 5 से मल्टीप्लाई करें तो DC 2 वायर का अगर वॉल्यूम 1 एंड अर्थ का K है तो हमारे DC 3 वायर का वॉल्यूम 5/16 K हो गया है। तो आप देख रहे हैं कि ये सबसे बेहतरीन सिस्टम है और इसके वॉल्यूम और इसके वॉल्यूम में 4:5 का रेशो है। अगर हम ओवरहेड AC सिस्टम्स को देखें तो सबसे सरल सिस्टम AC 2 वायर विथ 1 एंड अर्थ हुआ। हमारे टावर पे लगे हुए इंसुलेटर को कंडक्टर और ग्राउंड के साथ मैक्सिमम वोल्टेज अगर VM सहनी है तो AC में मैक्सिमम के साथ RMS का रिलेशन 1/√2 फैक्टर रखता है। तो ये हमारा RMS करंट हो गया, पावर का फार्मूला हो गया RMS वोल्टेज RMS करंट cos phi। तो RMS करंट हमारी पावर में वोल्टेज और cos phi का भाग देने से ये स्वरूप आ जाएगा। और आप देख रहे हैं कि हमारा करंट है वो सेम मैक्सिमम वोल्टेज के साथ पहले से √2 टाइम्स हो गया है और वो cos phi के भी इनवर्स है। अगर हमारे सर्किट का पावर फैक्टर 0.707 रहता है तो सेम पावर के लिए AC 2 वायर सिस्टम में करंट DC 2 वायर सिस्टम से डबल हो गया है 0.707 पावर फैक्टर पे। लॉसेज दो लाइन में I² R का डबल हो गया है। I की वैल्यू यहां से रखी, रेजिस्टेंस को क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ रेजिस्टिविटी और लेंथ के साथ डिफाइन किया तो हमने ये जो लॉसेस पाए हैं वो ये √2 का स्क्वायर 2 हो गया है, वो इस 2 से मल्टीप्लाई होके 4 हो गया है और नीचे एक cos² 5 भी आ गया है। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया है वो DC 2 वायर से सेम वोल्टेज सेम पावर के लिए 2/cos² 5 का रिलेशन रख रहा है। अगर हम उसी तरह से वॉल्यूम निकालें तो हम पाते हैं कि ये DC 2 वायर की तुलना में हमारा वॉल्यूम 2/cos² 5 फैक्टर हो गया है। अगर cos phi 1/√2.707 है तो हमारे कंडक्टर का वॉल्यूम DC 2 वायर की तुलना में AC 2 वायर विथ 1 एंड ग्राउंडेड में 4 टाइम्स होगा। अगर हम इसी सिस्टम को मिड अर्थिंग के साथ समझें, AC 2 वायर विथ मिड अर्थिंग, तो हमने देखा कि यहाँ वोल्टेज डबल होने से करंट आधा रह जाएगा कंडक्टर का। सेम लॉसेस पे क्रॉस सेक्शन आप 1/4 कर सकते हैं। तो इसकी कंपैरिजन में हमारा ये जो मिड अर्थ सिस्टम है वो जब 1/4 करेंगे तो ये फैक्टर आ जाएगा। हम समझ सकते हैं कि अगर AC सिस्टम 2 वायर विथ मिड अर्थिंग में पावर फैक्टर 0.707 है, सिस्टम का कंडक्टर वॉल्यूम DC 2 वायर विथ 1 अर्थिंग के बिल्कुल बराबर है। एक बार दोबारा इस बात को दोहराते हैं, AC 2 वायर सिस्टम विथ मिड अर्थिंग का कंडक्टर वॉल्यूम 0.707 1/√2 पावर फैक्टर पे एक DC 2 वायर विथ मिड अर्थिंग के कंडक्टर वॉल्यूम K के बराबर हो जाएगा। अगर दोनों वायर्स में 2 वायर में इम्बैलेंस है तो हम उस इम्बैलेंस करंट के लिए एक आधे सेक्शन का थर्ड कंडक्टर भी यूज कर सकते हैं। तो AC
डीसी सिंगल फेज 3 वायर सिस्टम में यहाँ 2 की बजाय 2.5 कंडक्टर है, रेशियो 4:5 हो गया। तो अगर मैं इसको 4 का डिवीजन करके 5 से मल्टीप्लाई करूं तो अगर डीसी 2 वायर का 1 एंड अर्थ वॉल्यूम k है तो एसी 3 वायर विथ मिड अर्थ का वॉल्यूम 5k/8 cos स्क्वायर फाई हो गया है। जो मोस्ट एफिशिएंट जनरेशन है एसी की वो 3 फेज है और ये 3 फेज 3 वायर सिस्टम सबसे एफिशिएंट ट्रांसमिशन सिस्टम भी है। एक 3 फेज 4 वायर सिस्टम भी है जिसमें हम न्यूट्रल में बाकी तीनों कंडक्टर से आधे सेक्शन का कंडक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले 3 फेज 3 वायर को समझते हैं। पावर हमारी 3 फेज में 3 वी फेज आई फेज cos फाई हो गया है। यहाँ ये जो आरएमएस फेज वोल्टेज है वो मैक्सिमम जो इंसुलेटर वोल्टेज विथस्टैंड कर सकता है उसकी 1/√2 है। मैक्सिमम की टर्म्स पे अगर हमने लिखी और पावर के साथ करंट का रिलेशन निकाला तो हमारा लाइन करंट ये रूप रखेगा। जो तीनों लाइनों में हमारे जो लॉसेज हैं वो 3I²R, अगर W हमें फिक्स रखने हैं तो I की जगह ऊपर का एक्सप्रेशन स्क्वायर करके रखा और रेजिस्टेंस की जगह ρL बाई क्रॉस सेक्शन एरिया निकाला। तो किसी गिवन लॉसेज के लिए क्रॉस सेक्शन एरिया का हमारा रिलेशन आ गया है और तीनों लाइन का वॉल्यूम अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये फिगर 0.5 k/cos स्क्वायर फाई सेम वही आया है जो AC 2 वायर विथ मिड अर्थिंग का आता है। तो हम कह सकते हैं कि 3 फेज 3 वायर सिस्टम और AC 2 वायर विथ मिड अर्थिंग सिस्टम में कंडक्टर वॉल्यूम सेम लगता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर पावर फैक्टर 1/√2.707 है तो ये वॉल्यूम हमारा मटेरियल का DC 2 वायर विथ 1 एंड अर्थ स्टैंडर्ड जो हमारा रेफरेंस सिस्टम है उसके बराबर वॉल्यूम हो जाएगा। एक 3 फेज 3 वायर और 3 फेज 4 वायर में कंडक्टर के नंबर्स में फर्क है। यहाँ आधे सेक्शन का कंडक्टर है तो वॉल्यूम में 3:3.5 का रेशो हो गया। इसे अगर मैं 6:7 करूं तो यहाँ मैं इसे 6 से डिवाइड करके 7 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो एक 3 फेज 4 वायर सिस्टम का वॉल्यूम ये रिलेशनशिप रखेगा जहां के DC 2 वायर विथ 1 एंड अर्थ सिस्टम का कंडक्टर वॉल्यूम है जिसे हमने याद कर रखा है 4p² ρL² Vm²। सभी इंपॉर्टेंट ओवरहेड कंडक्टर्स के लिए कंपैरिजन करते हैं। ये हमारा रेफरेंस स्टैंडर्ड से पावर ट्रांसमिशन सिस्टम हो गया DC 2 वायर विथ 1 एंड ग्राउंडिंग। पावर का फार्मूला हो गया VI और हमारा कंडक्टर वॉल्यूम का स्टैंडर्ड फार्मूला आ गया 4p² ρL² Vm²W। तो हमारे कंडक्टर का वॉल्यूम जो हमें चाहिएगा वो पावर टू बी ट्रांसमिटेड के स्क्वायर प्रोपोर्शनल है, लेंथ जिस पर पावर ट्रांसमिट करनी है उसके भी स्क्वायर प्रोपोर्शनल है और मैक्सिमम वोल्टेज जो इंसुलेशन विथस्टैंड कर रहे हैं उसके इनवर्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल है और लॉसेस के भी ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है। अगर हम इसमें इंप्रूवमेंट करते हैं और सबसे बेहतरीन सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे बेहतरीन पावर ट्रांसमिशन DC 2 वायर विथ मिड अर्थ है। वोल्टेज डबल होने से करंट आधा हो जाएगा और हम सेम लॉसेस के लिए कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन I²R सेम रखते हुए अगर 1/4 भी कर दें तो वॉल्यूम 1/4 हो जाएगा और सेम पावर सेम लेंथ सेम लॉसेस सेम मैक्सिमम वोल्टेज विथस्टैंड कैपेसिटी इंसुलेटर के साथ एक DC 2 वायर 1 एंड अर्थिंग के कंपैरिजन में मिड अर्थिंग का वॉल्यूम 1/4 रह जाएगा। ये हमारा सबसे एफिशिएंट पावर ट्रांसमिशन हो गया है जो हम HVDC सिस्टम्स में इस्तेमाल कर रहे हैं। पीली हाईलाइट में दिखा रहे DC 3 वायर सिस्टम मिड अर्थिंग में इस 2 वायर मिड अर्थिंग की कंपैरिजन में एक आधा कंडक्टर सेक्शन एक्स्ट्रा है तो दोनों में 2:2.5 या 4:5 का रेशियो होने के कारण यहाँ जो कंडक्टर वॉल्यूम है वो DC 2 वायर विथ मिड अर्थिंग का 5/16 टाइम्स हो गया है। एक AC 2 वायर सिस्टम विथ 1 एंड अर्थिंग की DC 2 वायर विथ 1 एंड अर्थिंग से कंपैरिजन करें तो दोनों के पावर के फार्मूले में आप जो रिलेशनशिप पा रहे हैं इसमें ये जो फेज वोल्टेज है वो मैक्सिमम वोल्टेज की 1/√2 है। तो हमारा करंट सेम पावर के लिए √2 टाइम्स ज्यादा हो गया है AC सिस्टम में। साथ में एक cos फाई का भी इनवर्स फार्मूला हो गया है लॉसेज I²R के हिसाब से सेम रखने के लिए जो हमारे वॉल्यूम है मटेरियल का उसमें ये प्रोपोर्शनल फैक्टर आ गया है। अगर DC 2 वायर विथ 1 अर्थिंग का वॉल्यूम मटेरियल कंडक्टर का K है तो AC 2 वायर विथ 1 एंड अर्थिंग का वॉल्यूम 2/cos स्क्वायर फाई टाइम्स K हो जाएगा। अगर cos 5.707 है तो इस सिस्टम में जो कंडक्टर वॉल्यूम है वो DC की कंपैरिजन में 4 गुना ज्यादा चाहिएगा। DC की भांति ही AC 2 वायर विथ मिड अर्थिंग में ये हमारी किसी क्षण पे पॉजिटिव Vm वोल्टेज है, किसी क्षण पे ये माइनस Vm है तो हमारी वोल्टेज इस सिस्टम से दुगनी सहने की ताकत आ गई है, करंट आधा रह गया है। तो हमारा जो लॉसेज I²R को सेम मेंटेन रखने के लिए जो क्रॉस सेक्शन है वो 1 एंड अर्थिंग के बजाय मिड अर्थिंग में 1/4 रह जाएगा। तो इससे 1/4 ये सिस्टम हो गया है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट हम याद कर सकते हैं AC 2 वायर विथ मिड अर्थिंग अगर 0.707 पावर फैक्टर पे काम कर रहा है तो जो कंडक्टर वॉल्यूम है वो हमारे स्टैंडर्ड DC 1 एंड अर्थिंग 2 वायर सिस्टम के बराबर है। अगर यही सिस्टम AC 3 वायर होता तो हमें एक हाफ साइज का कंडक्टर और लगाना पड़ता तो दोनों में 2:2.5 4:5 का रेशो होता तो AC 3 वायर का कंडक्टर वॉल्यूम 5/8 cos स्क्वायर फाई K टाइम्स हो जाता था कि DC
टू वायर विथ वन एंड अर्थिंग का कंडक्टर वॉल्यूम है। अगर हम थ्री फेज का थ्री वायर सिस्टम देखें तो पावर का ये रिलेशन है, और जो कंडक्टर का वॉल्यूम हमें चाहिएगा जो सिंगल फेज एसी में सबसे बेहतरीन टू वायर मिड अर्थिंग के बिल्कुल बराबर हो जाएगा। और हम ये इंटरेस्टिंग फैक्ट फिर दोहरा सकते हैं कि अगर एक थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम 0.707 पावर फैक्टर पे है तो इसका कंडक्टर वॉल्यूम सेम पावर, सेम ट्रांसमिशन लेंथ, सेम लॉसेस और सेम वोल्टेज विथस्टैंड कैपेसिटी के लिए हमारे स्टैंडर्ड डीसी टू वायर वन एंड अर्थिंग के बराबर होगा। तो डीसी में टू वायर मिड अर्थ सबसे बेहतरीन है जिसका स्टैंडर्ड से 1/4 वॉल्यूम है। एसी में सिंगल फेज टू वायर विथ मिड अर्थ या थ्री फेज थ्री वायर बराबर एफिशिएंट है और वो 0.707 पावर फैक्टर पे डीसी टू वायर विथ वन एंड अर्थिंग के बराबर है। जो हमारा एसी थ्री फेज फोर वायर सिस्टम है उसमें न्यूट्रल में हम आधे एरिया का क्रॉस सेक्शन कंडक्टर का यूज करते हैं। तो इसमें 3 तार, इसमें 3.5 तार, दोनों में रेशो 60:7। इसमें अगर हम 6 का डिवीजन करें, 7 से मल्टीप्लाई करें, तो अगर डीसी टू वायर वन एंड अर्थ का सिस्टम कंडक्टर वॉल्यूम के यूज करता है तो एसी थ्री फेज फोर वायर का ये मल्टीप्लायर फैक्टर 7/12 को स्क्वायर 5 हो जाएगा। तो हम ये समरी याद कर सकते हैं। प्रश्न है सेम पावर ट्रांसमिशन लेंथ, सेम पावर, सेम लॉसेज और सेम मैक्सिमम वोल्टेज जो ग्राउंड के साथ हम विथस्टैंड करते हैं इंसुलेटर पे, किस पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में सबसे कम कंडक्टर वॉल्यूम की आवश्यकता रहेगी या कंडक्टर क्रॉस सेक्शन किसका कम होगा। तो हमने जाना कि जो डीसी टू वायर विथ मिड अर्थ है वो सबसे बेहतरीन सिस्टम है जिसमें हमारे स्टैंडर्ड डीसी टू वायर विथ वन अर्थ से 1/4 वॉल्यूम लगा है। एसी में जो सबसे बेहतरीन सिस्टम है थ्री फेज थ्री वायर या सिंगल फेज में टू वायर विथ मिड अर्थ, इनकी परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली अच्छी है लेकिन 0.707 पावर फैक्टर पे इनका कंडक्टर वॉल्यूम हमारे स्टैंडर्ड डीसी टू वायर विथ वन एंड अर्थ के बराबर है और डीसी टू वायर विथ मिड अर्थिंग का वॉल्यूम स्टैंडर्ड वन एंड अर्थ टू वायर डीसी सिस्टम की कंपैरिजन में 1/4 सबसे कम है। तो ये जो ऑप्शन डी है वो हमारा सबसे इकोनॉमिक पावर ट्रांसमिशन सिस्टम है। हमारी सारी हाई वोल्टेज डीसी पावर ट्रांसमिशन लाइंस हैं वो इस सिस्टम का इस्तेमाल करती हैं। प्रश्न है कि इन चारों कर्व्स में वो कौन सा कर्व है जो टोटल कैपिटल कॉस्ट हमारी ट्रांसमिशन लाइन में जो हमें लगती है और ट्रांसमिशन वोल्टेज के बीच में सही रिलेशनशिप को प्रदर्शित करता है। तो हमने जाना कि जब हम ट्रांसमिशन वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो सेम पावर के लिए हमारा करंट कम हो जाता है और कंडक्टर का सेक्शन हाई वोल्टेज पे लगातार कम होगा, या कंडक्टर में लॉसेज कम होने से हमारी ऑपरेटिंग कॉपर लॉस कॉस्ट लगातार कम होगी। लेकिन जब हम ट्रांसमिशन की वोल्टेज को लगातार बढ़ाते हैं तो हमें ग्राउंड क्लियरेंस, इंटरकंडक्टर स्पेसिंग, टावर के लिए राइट ऑफ वे, इंसुलेशन की कॉस्ट वो इंक्रीज वोल्टेज पे ज्यादा होगी। तो ये कॉस्ट लगातार बढ़ती है। जो टोटल कॉस्ट है वो क्योंकि कंडक्टर का कंपोनेंट ज्यादा होने से पहले घटती है और बाद में जब इंसुलेशन की कॉस्ट ज्यादा तेजी से बढ़ने लगती है तो वो टोटल कॉस्ट बढ़ती है। तो ये जो कर्व एक है वो हमारे टोटल कैपिटल कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मोस्ट ऑप्टिमम वोल्टेज हो सकती है। किसी पावर और किसी लेंथ के लिए कौन सी वोल्टेज मोस्ट ऑप्टिमम होगी उसके लिए कुछ थंब रूल प्रैक्टिस भी है हमारी। पिछले दिनों जब टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो रहे हैं, पावर डिमांड्स बढ़ रही हैं, इंसुलेशन की वोल्टेज विथस्टैंड कैपेसिटीज तेजी से इंप्रूव हो रही है, तो हमारी जो ऑप्टिमम वोल्टेज है वो लगातार इंक्रीज हो रही है। प्रश्न है कि अगर हमें 3 मेगावाट पावर को 30 किलोमीटर लेंथ पे ट्रांसमिट करना है तो सबसे डिजायरेबल थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम की ट्रांसमिशन वोल्टेज क्या होगी। तो पुराना जो पावर प्रैक्टिस का नॉर्म्स है अमेरिकन स्टैंडर्ड वो हमारी सिस्टम वोल्टेज को, लाइन वोल्टेज को किलो वोल्ट में जो फार्मूले से रिप्रेजेंट करता है उसमें लाइन की लेंथ किलोमीटर में और थ्री फेज पावर 3P में या सिंगल फेज पावर P में हम किलोवाट में अगर रिप्रेजेंट करें तो ये 5.5 रूट में 0.62 इंटू L डिवाइडेड बाई थ्री फेज पावर बाई 150 का समेशन है। तो हमारी जो लेंथ है वो 30 किलोमीटर है, L की जगह 30 रखा और थ्री फेज पावर 3 मेगावाट को हमने किलोवाट में 3000 किलोवाट लिख दिया और जब हमने सॉल्व किया तो ये 35 kV आया है। क्योंकि ये 33 kV से ज्यादा है और फ्यूचर विस्तार को भी हमें ध्यान रखना चाहिए तो इस केस के लिए हमें नेक्स्ट हायर वोल्टेज लेवल 66 kV ऑप्शन सी सेलेक्ट कर लेना चाहिए। जैसे हमने पहले बताया था कि हमारी जो स्टैंडर्ड वोल्टेजेस हैं 1133 kV, 66 kV, 132 kV, 220 kV, 400 kV या 765 kV, इसमें जो नेक्स्ट हायर वोल्टेज आएगी उसका हम इस फॉर्मूले से सिलेक्शन कर सकते हैं। पिछले दिनों पावर की अमाउंट जो हम ट्रांसमिट
ट्रांसमिट कर रहे हैं वो लगातार बढ़ी है। तो इन दिनों हम कम लेंथ की जो हमारी लाइनें हैं उन्हें भी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी ज्यादा होने के कारण ज्यादा वोल्टेज पे इस्तेमाल कर रहे हैं। आज की इस वीडियो से हमारे विषय ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जाम ओरिएंटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन समझने में आपको डेफिनेटली मदद मिली होगी। जो ओवरहेड पावर ट्रांसमिशन सिस्टम्स हैं उसमें कंडक्टर वॉल्यूम का कैलकुलेशन और कंपैरिजन किस तरह से होता है और हम पावर ट्रांसमिशन में वर्किंग वोल्टेज की चॉइस किस तरह से करते हैं वो भी जानकारी आपको मिली होगी। श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल की दूसरी वीडियो की मदद से आपकी विषय समझ और सुधरेगी। आप तरक्की करें, अच्छा पढ़ें। हैव नाइस टाइम। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में नोट्स को डाउनलोड करें और देखें। थैंक यू वंस अगेन।